हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कार्टोग्राफी एंड मिससेलेनियस से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हैं और ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। तो यदि रेलवे के आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इस क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, बिग ईच पाइपलाइन निम्नलिखित में से किसका परिवहन करती है? ये चार ऑप्शन है, आप बताइए इनमें से कौन सा सही है। बिग ईच पाइपलाइन किसका परिवहन करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पेट्रोलियम का। बिग ईच पाइपलाइन किसका परिवहन करती है? पेट्रोलियम का। बिग ईच पाइपलाइन पेट्रोलियम का परिवहन करती है। यह पाइपलाइन टेक्सास से न्यू जर्सी तक फैली है। यह द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अमेरिका में आपातकालीन उपायों के लिए निर्मित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे का निर्माण सन 1891 ईस्वी में आरंभ हुआ और यह वर्ष 1905 में बनकर तैयार हुआ। वर्तमान में यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी कुल लंबाई बाल्टिक सागर पर स्थित सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक 9,289 किलोमीटर है। इसके कुछ प्रमुख स्टेशन हैं जैसे मास्को, टुला, क्रास्नोयार्स्क और ओम्स्क, नोवोसिबिर्स्क, इर्कुटस्क तथा चीता। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ये दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। विश्व का सबसे व्यस्त एवं महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलमार्ग उत्तर अमेरिका के विकसित पूर्वी भागों तथा पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक देशों को जोड़ता है। इस मार्ग को वृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका के अंदर स्थित है हम्बन टोटा बंदरगाह। हम्बन टोटा बंदरगाह श्रीलंका का एक प्रमुख समुद्री बंदरगाह है। श्रीलंका सरकार द्वारा हम्बन टोटा बंदरगाह को 99 बरस के पट्टे पर चीन को सौंप दिया गया है, जिससे हम्बन टोटा चीन की महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड में शामिल हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, चाबहार बंदरगाह जिनका निर्माण भारत सरकार द्वारा करवाया जा रहा है, ये किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए, ईरान। चाबहार बंदरगाह कहां पर है? ये ईरान। चाबहार चाबहार बंदरगाह का निर्माण भारत के द्वारा करवाया जा रहा है, जो ईरान के सिस्तान प्रांत में स्थित है। यह बंदरगाह ईरान के दक्षिणी समुद्र तट को भारत के पश्चिमी समुद्र तट से जोड़ता है। भारत को अफगानिस्तान के साथ सुरक्षा तथा आर्थिक संबंध होने के कारण पाकिस्तान होकर अफगानिस्तान जाना पड़ता था, किंतु इस बंदरगाह से सीधे अफगानिस्तान जाने के लिए रास्ता मिल गया है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह विहीन देश है? बताइए कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के अंदर कोई भी बंदरगाह नहीं है। कजाकिस्तान एक बंदरगाह विहीन देश है क्योंकि कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। ज्ञातव्य है कि देश के चारों ओर स्थल से घिरा हो उसे स्थलरुद्ध देश कहते हैं। यूरोप का व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉटरडैम। ये क्या है? ये यूरोप का व्यस्ततम समुद्री बंदरगाह है। रॉटरडैम बंदरगाह ये राइन नदी पर नीदरलैंड में अवस्थित यूरोप का व्यस्ततम बंदरगाह है। ले हावरे बंदरगाह ये फ्रांस में है। एंटवर्प बेल्जियम में। साउथहैम्पटन ये इंग्लैंड में है। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस होंगे मानचित्रण से रिलेटेड क्वेश्चंस। मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले बिंदुओं को जोड़ती है उसे डैश कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है, आइसोबाथ। क्या कहा जाता है? आइसोबाथ। मानचित्रण या चार्ट पर समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को आइसोबाथ कहा जाता है। आइसोबार रेखा कौन सी होती है? मानचित्र पर एक समान वायुदाब प्रदर्शित करती है। आइसोग्लास रेखा समान भाषा वाले स्थानों को वर्गीकृत करने वाली सीमा रेखा। आइसोहेलाइन आइसोहेलाइन रेखा सागरों एवं महासागरों की लवणीयता की समान मात्रा को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएं। डेटम पृष्ठ से ऊपर समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समोच्च रेखा। डेटम पृष्ठ से ऊपर समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा समोच्च रेखा कहलाती है। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्टोग्राफी। कैलीग्राफी कहा जाता है लेखन कला के अध्ययन को, और जियोग्राफी पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप तथा उसके प्राकृतिक विभागों के अध्ययन को। जियोलॉजी ठोस पृथ्वी का निर्माण करने वाली सेलों एवं उनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस होंगे मिससेलेनियस से रिलेटेड क्वेश्चंस। इजराइल की अधिकांश जनसंख्या कैसी है? तो ये है यहूदी। इजराइल मध्य पूर्व में स्थित एक यहूदी बहुल जनसंख्या वाला देश है। इसकी सीमा जॉर्डन, सीरिया, मिस्र, लेबनान देशों के साथ लगती है। इसकी राजधानी यरूशलेम तथा वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। उल्लेखनीय है कि दुनिया में इजराइल को शक्तिशाली सैन्य देश के तौर पर माना जाता है। वह एकमात्र वस्तु क्या है जो हमें प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बल्कि सीधे पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ऊर्जा हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन है 495वां। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे थे 489वां, तो इसके बाद जो नेक्स्ट आना चाहिए वो आना चाहिए ये। गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों की अपने मूल स्थानों से हटकर किसी निचले स्थान पर एकत्र होने की क्रिया
क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है वृहद क्षरण। गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों की अपने मूल स्थान से हटकर किसी निचले स्थान पर एकत्रित होने की क्रिया बृहद क्षरण कहलाती है। बृहद क्षरण से तात्पर्य उस भूप्राकृतिक प्रक्रिया से है जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चट्टानों का ढलान की ओर क्षरण होता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप चट्टानों के नीचे बड़ी मात्रा में मलबा जमा हो जाता है। बृहद क्षरण यानी भूस्खलन के कारण अक्सर विनाशकारी घटनाएं घटती हैं और जान माल का काफी नुकसान होता है। ये घटनाएं काफी पहाड़ी क्षेत्रों में आम हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवों अपने शंकुधारी वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बोरियल वन। बोरियल वन जीवोम अपने शंकुधारी वनों के लिए प्रसिद्ध है। ये दुनिया के सबसे उत्तरी वन हैं, जिनमें स्कैंडिनेविया, रूस और कनाडा सहित उत्तरी गोलार्ध के चारों ओर एक बेल्ट में दुनिया के सभी वन क्षेत्र का 29% क्षेत्र शामिल है। इनमें से कौन सी विधि खुले क्षेत्रों में मिट्टी के पवन अपरदन को रोकती है या कम करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बगीचे के लिए बाड़ के रूप में वृक्षों या बड़ी झाड़ियों का उपयोग करना। खुले क्षेत्रों में मिट्टी के पवन अपरदन को बगीचे के लिए बाड़ के रूप में वृक्षों या बड़ी झाड़ियों का उपयोग करके इस अपरदन को रोका जा सकता है। अगला है मलमल यानी मुस्लिन शब्द के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह एक प्रकार का सूती कपड़ा है। मलमल एक प्रकार का सूती कपड़ा है जो पहनने में बेहद आरामदायक होते हैं। मलमल की उत्पत्ति बांग्लादेश के ढाका से हुई है, जो प्राचीन काल से ही मलमल उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। अगला है कि अपरदन के माध्यम से पृथ्वी की सतह की उच्च दाब विभिन्नताओं के अपक्षय होने की घटना को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है, तल संतुलन। तल संतुलन क्या है? अपरदन के माध्यम से पृथ्वी की सतह की उच्च दाब विभिन्नताओं के अपक्षय होने की घटना को तल संतुलन कहते हैं। वह एकमात्र वस्तु क्या है जो हमें प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बल्कि सीधे पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होती है? अभी हम डिस्कस कर चुके थे इस क्वेश्चन को। ये ऊर्जा है। दिए गए विकल्पों में ऊर्जा एकमात्र वस्तु है जो हमें प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बल्कि सीधे पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होती है, और ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे परिवर्तित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल संचयन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्षा की प्रत्येक बूंद को जमीन में रिसने से सहायता करना। पैंथालासा शब्द इनमें से किससे जुड़ा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महासागर से जुड़ा हुआ है ये। पैंथालासा शब्द का संबंध महासागर से है। वैज्ञानिकों के अनुसार पूर्व काल में सभी महासागर एक संबंध विशाल जल क्षेत्र था जिसे पैंथालासा कहा जाता था, तथा पैंजिया विशाल भूक्षेत्र के रूप में वर्तमान के सभी महाद्वीपों का संयुक्त रूप चारों तरफ से पैंथालासा से घिरा हुआ था।
उत्तर ध्रुवीय ज्योति अरोरा बोरियल्स के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। यह पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है। उत्तर ध्रुवीय ज्योति पृथ्वी से आकाश में दिखने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है। कभी कभी सूर्य के प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से निकलता है कि सूर्य की आकर्षक शक्ति को पार कर वह अंतरिक्ष में चला जाता है। इसे सौर ज्वाला कहते हैं। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों के साथ टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, जिससे उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। भौगोलिक भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों एवं उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान यह पृथ्वी की स्थल रूपों का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत जल, वायु और हिमानी के अपरदनात्मक, परिवहनात्मक, निक्षेपात्मक कार्यों द्वारा स्थल रूपों की उत्पत्ति व विकास शामिल है। जलवायु विज्ञान वायुमंडलीय दशाओं और संबंधित जलवायविक और मौसमी परिघटनाओं का अध्ययन है। मृदा भूगोल यह विविध मृदा निर्माण प्रक्रियाओं के साथ साथ इसके भौतिक, रासायनिक और जैविक संगठनों का अध्ययन है। जल विज्ञान जो जल के उत्पादन, आदान प्रदान, स्रोत, सरिता, विलीनता, वाष्पता, हिमपात, उतार चढ़ाव, प्रपात, बांध, समृद्ध तथा मापन आदि से संबंधित है। भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भू आकृति विज्ञान। उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताइए जहां नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अरिय। ये क्या है? यह एक जल निकासी पैटर्न का नाम है जहां नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। जब किसी केंद्रीय शिखर से जल धाराओं का प्रवाह सभी दिशाओं में होता है तो इस प्रकार बनी संरचना को अरीय या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। उदाहरण, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली नदियां नर्मदा, महानदी, सोन आदि नदियां अरीय अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। कोरिओलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ये गलत है। वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। यह तो नहीं, यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न नहीं होता। यह अक्षांश के कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बिल्कुल सही है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर नहीं होता। बाकी के ये तीनों सही हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोरियोलिस बल एक वर्चुअल फोर्स है। कैसा? आभासी बल जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। वस्तुतः पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों में परिधि का आकार,
केंद्र से दूरी के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति भिन्न भिन्न होती है। यह अक्षांश के कोण के अनुक्रमानुपाती एवं ध्रुवों पर अधिकतम होता है। भूमध्य रेखा पर उत्तरी गोलार्ध का आभासी बल और दक्षिणी गोलार्ध का आभासी बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, जिससे परिणामी कोरियोलिस बल शून्य हो जाता है। वह बल बताई है जो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरियोलिस बल। ये एक ऐसा बल है जो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल रिटर ने। जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा था? ये कार्ल रिटर ने। एराटोस्थेनीज ने भूगोल के लिए सर्वप्रथम ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया। इन्हें व्यवस्थित भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है। यह प्राचीन यूनानी गणितज्ञ थे। इन्होंने दुनिया के पहले मानचित्र का निर्माण किया। इन्होंने भूभौतिकी को जन्म दिया था। अगला क्वेश्चन है, मौसम शब्द इनमें से किस भाषा से संबंधित है? तो ये कौन सी भाषा से है? अरबी भाषा से है। ये मौसम शब्द अरबी भाषा से। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा शब्द मौसम से हुई है, जिसका तात्पर्य मौसम या ऋतु से है। भारत की जलवायु को मानसूनी कहा जाता है। भारत में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं की दिशा ऋतु परिवर्तन के साथ बदल जाती है। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एराटोस्थेनीज को। एराटोस्थेनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही जियोडेसी को जन्म दिया। एराटोस्थेनीज यूनान के गणितज्ञ, भूगोलविद, कवि, खगोलविद, संगीत और सिद्धांतकार थे। इन्होंने पृथ्वी के आकार का पहला माप लेने का प्रयास किया था। वे अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालयाध्यक्ष के मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष भी थे। माचू पिच्चू के इंका अवशेष यानी इंका ruins ऑफ माचू पिच्चू इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरू में। इंका ruins ऑफ माचू पिच्चू ये कहाँ पर है? पेरू में। माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिका देश पेरू में स्थित एक कोलंबस पूर्व युग इंका सभ्यता से संबंधित ऐतिहासिक स्थल है। यह समुद्र तल से 2430 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ पर स्थित है। इसे अक्सर इंकाओं का खोया शहर भी कहा जाता है। माचू पिच्चू को पूरे विश्व से परिचित कराने का श्रेय अमेरिकी इतिहासकार हीरम बिंगम को जाता है। टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं यो, YEW। टैक्सोल सूची वृक्ष यानी यो से निकाला जाता है, जो उत्तरी गोलार्ध के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है। यह एक कैंसर रोधी दवा है। एक प्राकृतिक क्षेत्र में डैश की समानता होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जलवायु प्राकृतिक वनस्पति की। एक प्राकृतिक क्षेत्र को भौगोलिक इकाई के रूप में जाना जाता है। एक प्राकृतिक क्षेत्र में जलवायु
तथा प्राकृतिक वनस्पति की समानता होती है। अधिकांश प्राकृतिक क्षेत्र होमोजीनस इकोसिस्टम के तहत आते हैं। केप केनावरल वह स्थान जहां से अंतरिक्ष यानों को प्रक्षेपित किया जाता है, डैश के समुद्र तट पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लोरिडा। केप केनावरल फ्लोरिडा के समुद्र तट पर स्थित है। फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी में क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल होने वाला 27वां राज्य था। जब डैश के साथ भिन्नता होती है तो जाति उद्भव अधिक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भौगोलिक विगलन। भौगोलिक विलगन, सॉरी। जब भौगोलिक विलगन के साथ वेरिएशंस होती है तो जाति उद्भव होता है। जियोग्राफिकल आइसोलेशन पौधों या जीवों की आबादी को संदर्भित करता है जो एक ही प्रजाति के अन्य जीवों के साथ आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान करने से अलग हो जाते हैं। आमतौर पर भौगोलिक विलगन किसी दुर्घटना या संयोग का परिणाम है। जब बैरोमीटर की रीडिंग अचानक घट जाती है तो यह इंगित करता है कि मौसम कैसा है। तो यह बताता है, इसका ऑप्शन डी सही है, बेहद तूफानी हो जाएगा। बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक घट जाता है तो यह इंगित करता है कि मौसम बेहद तूफानी होगा। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है तथा जब वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। बैरोमीटर का आविष्कार इवान गैलिस्टा टेरिसली ने की थी। कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। खाड़ी पूरी तरह से घिरी हुई भी हो सकती है। एक खाड़ी के एक छोर पर समुद्र और दूसरे छोर पर एक नदी होती है, ये ठीक है। एक खाड़ी में नदी की तुलना में पानी खारा होता है, ये भी सही है। खाड़ी व्यापक किस्मों की जैव विविधता का उत्पादक है, ये भी सही है। सही ये नहीं है, जो सही नहीं है वही हमारा आंसर है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक खाड़ी में नदी की तुलना में पानी खारा होता है। इसके एक छोर पर समुद्र तथा दूसरे छोर पर नदी होती है। खाड़ी जैव विविधता का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है, किंतु एक खाड़ी पूरी तरह से घिरी हुई नहीं हो सकती है। पश्चिमी यूरोप में डॉगर बैंक डैश के लिए जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मछली पकड़ने के क्षेत्र के लिए। डॉगर बैंक उत्तरी सागर में सबसे बड़ा सैंड बैंक है जो यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क में फैला हुआ है। यह एक प्रमुख वाणिज्यिक मछली पकड़ने का समुद्री तट व द्वीप समूह क्षेत्र है। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।